हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है BESS, जो अभी इंडिया में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। और गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के हिसाब से ये सेक्टर आने वाले सालों में करीब 40 से 50% CAGR से ग्रो हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय से पावर जनरेशन, सोलार, पावर ट्रांसमिशन जैसे बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया में पावर की डिमांड काफी तेजी से ग्रो हो रही है और साथ ही दुनिया के कई सारे देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना का एक नया ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में अभी टियर 2 और टियर 3 सिटीज के आसपास काफी सारी लैंड भी अवेलेबल है जिस पर फैक्ट्रीज सेटअप की जा सकती है, और साथ ही इंडिया में अफोर्डेबल और सस्ते लेबर्स भी अवेलेबल है, तो ये काफी हद तक मुमकिन है कि इंडिया आने वाले सालों में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पर आज के इस वीडियो में हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं है और ना ही वो पावर या सोलार सेक्टर से है, पर हाँ वो इन सभी से जुड़ा हुआ है। और उस सेक्टर के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और कुछ कंपैरिजन समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो मान लीजिए कि हम जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं हर महीने का, जिसमें हमें डेली लेट से 2 GB डेटा मिलता है। सो यहाँ पर मैं हर दिन में 2 GB लिख लेता हूँ, यानी कि हमें महीने के टोटल 60 GB डेटा मिल रहा है। अब मान लीजिए कि हमने पहले दिन 1.8 GB डेटा यूज़ कर लिया, तो इसका बैलेंस बचेगा 2 GB माइनस 1.8, जो कि 0.2 GB बचेगा, 0.2। अब जैसे कि आपको पता है कि ये 200 MB डेटा हमें दूसरे दिन के लिए यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, ये डेटा अब वेस्ट हो चुका है, राइट। सो लेट्स से हमने सेकेंड डे 1.5 GB डेटा यूज़ किया है और यहाँ पर जो है 0.5 GB डेटा बचा हुआ है। अब मान लो कि हमने उसके बाद वाले दिन में सिर्फ 1 GB डेटा यूज़ किया है और वहाँ पर भी हमारा 1 GB डेटा बच गया। अब मान लीजिए कि 4th डे पर शाम को 6-7 बजे तक ही हमारा 2 GB डेटा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है, और हमें और डेटा की रिक्वायरमेंट है। और उस दिन मेरा जो डेटा यूज़ होने वाला है दैट इज़ 3 GB, यानी कि उस दिन 3 GB डेटा हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमने एक्स्ट्रा 1 GB डेटा यूज़ किया है दैट इज़ -1, यानी कि हमने 1 GB डेटा एक्स्ट्रा यूज़ किया है। अब आप ज़रा सोचिए कि हमने जो पिछले दिनों में डेटा जो नहीं खर्च किया था, जो हमारा बचा था, जो 1.7 GB हुआ था, क्या उसके बदले में हमें ये 1 GB फ्री में मिलेगा? नहीं, मोबाइल कंपनीज ऐसा नहीं करती है। आपने जो डेटा जिस दिन यूज़ नहीं किया वो आपकी गलती है, बट अगर आपको 2 GB से एक्स्ट्रा डेटा चाहिए पर डे का, तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तो इसी तरीके से मैं इस पूरे टेबल को फिल कर लेता हूँ और उसके बाद मंथ के एंड में क्या रिजल्ट्स आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सो मैंने ये पूरा डेटा फिल कर लिया है रैंडम वैल्यूज़ को लेकर, और यहाँ कुछ जगहों पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 2 GB से ज़्यादा डेटा यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ 3 GB यूज़ किया है, यानी कि एक्स्ट्रा 1 GB यूज़ किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे करना पड़ा। यहाँ पर 4 GB यूज़ किया है, यहाँ पर 3 GB, यहाँ पर 4 GB एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए हमने महीने भर में जो हमें 60 GB मिला था उसमें से 55 GB यूज़ किया है, बट हमें कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़े, क्योंकि जो डेटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा था डेटा कंपनी के द्वारा वो फिक्स आ रहा था एवरी डे 2 GB, बट जो अपना यूजेज था वो फ्लक्चुएट हो रहा था। तो इस फ्लक्चुएशन को हैंडल करने के लिए मोबाइल डेटा कंपनीज के पास और कोई तरीका नहीं है, वो आपका सेम डे डेटा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। अब ये सेम प्रॉब्लम पावर कंपनीज में भी है। तो आइए अब पावर के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं जिसने अपने घर पर एक रूफटॉप सोलार लगाया हुआ है, और जो सोलार दिन का लगभग 20 से 24 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके घर पे भी सोलार पैनल लगा हुआ है तो आपको पता होगा कि सोलार पैनल की कैपेसिटी के अनुसार वो लगभग फिक्स एनर्जी प्रोड्यूस तो कर सकता है, बट ये क्लाइमेट, धूप, एनवायरनमेंट और सोलार पैनल की क्लीनिंग किस तरह फ्रीक्वेंटली हो रही है ये इस पर भी डिपेंड करता है। अगर सोलार पैनल क्लीन नहीं है या उस दिन क्लाइमेट बहुत ही क्लाउडी है, यानी कि धूप नहीं निकली है, तो एनर्जी कम प्रोड्यूस हो सकती है। तो मान लीजिए पहले दिन हमारी 22 यूनिट की एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, और फिर नेक्स्ट डे मान लीजिए 21 यूनिट्स एंड देन 23 यूनिट्स एंड सो ऑन। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर सारे नंबर्स एनर्जी के फिल कर लेता हूँ। तो मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर दी है, और इस तरीके से हमने लेट से पूरे मंथ भर में 643 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब हमारे पहले दिन का जो यूजेज आया है वो करीब 17 यूनिट्स आया है, सेकेंड डे 16 यूनिट्स, थर्ड डे लेट से 80 यूनिट्स, और इसी के आसपास का हमारा एवरेज यूज है, मतलब हमारा 15 से 18-20 यूनिट्स का एवरेज यूज है। अब मान लीजिए कि ये जो घर की फैमिली है ये कुछ दिनों के लिए घर को बंद करके बाहर चले गए, तो बिल बहुत कम आया उन दिनों में। ओके, अब 3-4 दिन वो लोग बाहर थे तो 5 यूनिट यहाँ पर एवरीडे का कंजम्पशन आ रहा है। अब लेट से जब वो वापस आए तब फैमिली मेंबर्स के साथ कई सारे गेस्ट भी साथ में आए, तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया, और मान लीजिए कि एनर्जी कंजम्पशन अब 23 या 24, 26
जितना हमारा सोलार प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता उतना हमने एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि पहले दिन में हमने जितने यूनिट खर्च किए थे, लेट से हमने 22 यूनिट बनाए थे और खर्च किए थे 17 यूनिट, तो हमारे 5 यूनिट बचे। सेकेंड डे भी हमारे 5 यूनिट बचे, थर्ड डे 5 यूनिट, बट फोर्थ डे को 19 यूनिट बचे, बिकॉज 24 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। सोलर पैनल तो एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा अगर हम यूज़ करें या ना करें, बट उस दिन खर्च सिर्फ 5 यूनिट हुए, 19 यूनिट बचे। याद रखें, रूफ टॉप सोलर पर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली घर पर यूज़ नहीं की जा सकती है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से भी आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट प्लेयर हो, तो वो क्या करते हैं, हमारी एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो खुद की लाइन में ट्रांसफ़र कर देंगे और हमें वहाँ से एनर्जी मिलेगी। जाहिर सी बात है कि ये यूनिट्स जो है हमने जितने बनाए हैं उतने हम खर्च करते हैं, तो बिल नहीं आता है, डोंट वरी। बट यस, ये 19 यूनिट जो है हमने एक्स्ट्रा बनाए, बट हमने खर्च नहीं किए। तो गवर्नमेंट और बड़ी प्राइवेट कंपनीज आज कहीं सारी जगहों पर जहाँ कोई पीक आवर्स होते हैं, कोई ऐसा टाइम है दिन भर का जहाँ पर ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है बट उस समय यूज़ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर वो एनर्जी को गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, क्योंकि उस समय उसका यूज़ नहीं है। डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर कहीं पर उसको जाकर स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ 5वें दिन पे हमारी कितनी एनर्जी बची, 16 यूनिट्स, नेक्स्ट डे हमारे बचे 16 यूनिट्स, नेक्स्ट डे अगेन 15 यूनिट्स, बट उसके बाद के नेक्स्ट डे हमने 6 यूनिट यहाँ एक्स्ट्रा कंज्यूम किए। बट क्योंकि इस महीने में हमारे काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स बचे हुए हैं, तो जो पिछले दिनों का जो यूनिट्स हमने कंज्यूम नहीं किया, जो एक्स्ट्रा यूनिट बचा है, उसका टोटल आ रहा है 81 यूनिट्स, यानी कि हमारे 81 यूनिट्स अपने अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि अगर हम आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते भी हैं तो हमें वो उस 81 यूनिट में से माइनस मिलता रहेगा, यानी कि वो हमारे अकाउंट में, जो अपना बिजली का अकाउंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट होगा, उसमें कहीं ना कहीं स्टोर होगा और वहाँ से मिलता रहेगा। बट देखिए, वो अकाउंट के टर्म्स में ये 81 यूनिट्स कहीं ना कहीं स्टोर है ऑलरेडी, राइट? पर क्या वो एनर्जी सच में स्टोर की गई थी? नहीं। मान लीजिए मैं पूरा मंथ का टेबल पहले फिल कर लेता हूँ। सो देखिए, मैंने इस पूरे मंथ के डेटा को यहाँ पर फिलअप कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे महीने में हमने 643 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, बट यहाँ पर 611 यूनिट कंज्यूम हुए हैं और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बच गए, दैट इज 32 यूनिट्स, वो हमारे मंथ एंड में बचे हुए यूनिट्स है। मतलब हमने जिस भी दिनों में, यहाँ पे जैसे कि ये सारे दिनों में हमने एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट इन दिनों का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों पे नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर हम पूरे मंथ का टोटल करें तो हमारे यूनिट्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं। हमने 643 में से 611 यूनिट्स ही कंज्यूम किए हैं। अगर हम इनमें से किसी दिन में कोई और एक्स्ट्रा यूनिट्स का कंजम्पशन कर भी लेते तब भी हमें बिल नहीं आता। हमें बिल कब आता? सो लेट्स से इस दिन हमने 30 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए होते और यहाँ पर भी हमने 30 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए होते, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मान लो ये बिल बनता तो 643 पूरे महीने का प्रोडक्शन हुआ और 662 पूरे महीने का कंजम्पशन हुआ, तो 19 यूनिट्स का जो एक्स्ट्रा का जो बिल है, ये टोटल एक्स्ट्रा यूनिट्स, वो 19 यूनिट्स का हमें बिल पे करना पड़ता। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहा है हमारे कंजम्पशन और एनर्जी प्रोडक्शन के बीच में, ये एनर्जी डिफरेंस पावर कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बट कंज्यूम नहीं कर रहे, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो दूसरा फ्लॉ क्या है कि सोलार पैनल, खास करके सोलार पैनल की बात करता हूँ, वो सिर्फ दिन में ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो यूनिट कंजम्पशन है, मैंने इस टेबल को ओपन कर लिया, तो ये जितने भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो तो सिर्फ दिन में हुई होगी, बट हमने उसको यूज़ तो रात में भी किया होगा, राइट? तो यानी कि इस पूरे मामले में हमारे यूजेज तक बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस रैंडम समय रैंडम हो रही है और लोग यूज़ भी रैंडमली कर रहे हैं। तो इस एनर्जी लॉस को बचाने के लिए गवर्नमेंट या बड़ी कंपनीज BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज़ करती है, जो कि आने वाले समय के लिए एक बड़ा थीम बन सकता है, एक मेगा थीम बन सकता है, क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जितने सोलार पैनल्स और सोलार पावर प्लांट लग चुके हैं उसके लिए भी BESS बनाना पड़ेगा और जितने आगे लगने वाले हैं उसके लिए भी BESS चाहिए। तो मैं कुछ आपको क्विक कंपैरिजन बताता हूँ कि BESS इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और हाँ, ये BESS सिर्फ गवर्नमेंट या बड़ी पावर कंपनीज के लिए नहीं, पर छोटी छोटी हर फैक्ट्रीज के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे और इस सेक्टर की कितनी डिमांड है, क्यों इस सेक्टर की कंपनीज के सेल्स आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगी, तो इस वीडियो में बने रहे। पर पहले BESS होता क्या है इसे समझते हैं।
तो जैसे कि आपको पता है कि BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो एक तरीके से पावर को स्टोर करने का ही काम करता है, पर ये साइज में बहुत ही बड़ा होता है, लगभग एक बड़े कंटेनर जितना। आपने जो ट्रक के ऊपर कंटेनर्स देखे होंगे या फिर जो शिप्स के अंदर कंटेनर्स जो लोड हुए होते हैं, वो जो कंटेनर्स का साइज होता है उतना बड़ा BESS का साइज होता है। और इसके अंदर कई सारी बैटरीज की सीरीज होती है जो एक के ऊपर एक इस तरह से लगाई होती है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। क्योंकि जब एनर्जी प्रोडक्शन जिस समय ज़्यादा होगा, अगर उसको उस समय यूज़ नहीं किया गया तो उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर वो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए BESS जो एक बड़े साइज की बैटरी है वो इन सारी एनर्जीज को स्टोर करेगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बड़े बड़े सोलार पावर प्लांट लगे हुए हैं उनके आसपास ही BESS के भी बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं। अगर नंबर्स के बारे में बात करें तो इंडिया में 2024 में BESS की टोटल कैपेसिटी 0.22 गीगावाट आवर्स ही थी, बट 2025 के एंड तक इसे 13 गीगावाट आवर्स तक ले जाने का गवर्नमेंट का प्लान है और 2030 तक तो ये नंबर 200 गीगावाट आवर्स को भी क्रॉस कर देगा। यानी कि हम 2025 से 30 की बात करें तो BESS इंडस्ट्री इन 5 सालों में करीब 40 से 50% के CAGR से ग्रो कर सकती है। और अगर कोई इंडस्ट्री इतने परसेंट की CAGR से ग्रो हो रही हो तो सोचिए इस सेक्टर की कंपनीज के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर इसके पहले कि हम इस सेक्टर की कंपनियों के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि BESS सिर्फ बड़े पावर प्लांट या फिर पावर सप्लायर या गवर्नमेंट के लिए काम का नहीं है। BESS सिस्टम हर उन छोटी फैक्ट्रीज या कंपनीज के लिए काम का है जिनका फैक्ट्रीज या प्रोडक्शन प्लांट टियर 2 या टियर 3 सिटीज के ऐसे एरियाज में है जहां पावर सप्लाई बहुत ही इरेगुलर है। जैसे कि हमने वीडियो में आगे देखा था कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है क्योंकि दुनिया की कई सारी कंट्रीज चाइना का एक नया अल्टरनेटिव फाइंड कर रही है। तो ऐसे में इंडिया की जितनी भी नई फैक्ट्रीज अब सेटअप हो रही है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के ऐसी जमीन पर सेटअप हो रही है जहां एनर्जी की सप्लाई बहुत ही इरेगुलर है, यानी कि वहां पर पावर सप्लाई आती जाती रहती है। तो आप सोचिए जितने भी डेटा सेंटर या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, यानी कि छोटे लेवल का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अपने फैक्ट्री के आसपास लगवाना पड़ेगा ताकि उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहे। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी उस कंट्री में लगी हुई है उसके 40% उस कंट्री को BESS लगाना पड़ रहा है और ये एक ग्लोबल नंबर है। इंडिया इस नंबर में फिलहाल काफी पीछे है, इसलिए परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर को चेज करते हुए इंडिया में इस सेक्टर की डिमांड बढ़ सकती है। अगर हम बात करें कंपनीज की तो KP एनर्जी, SPML इंफ्रा, हमारा राजा बैटरी, ऐसी कई सारी और भी कंपनीज है जो BESS प्रोजेक्ट पर धीरे धीरे काम कर रही है और जिनको BESS के गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। और अगर आप चाहें कि मैं इन कंपनीज पर फुल इन डेप्थ रिसर्च करके एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूं कि आज का ये BESS का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कमाल की इन्वेस्टिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं अब अगले वीडियो में और इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।